तीसरा टी20 मैच इंडिया ने जीत लिया कल। और इंडिया के लिए जीतना बहुत जरूरी भी था क्योंकि सीरीज लाइन पे लगी हुई थी। अगर कल का मैच हार जाते तो सीरीज 3-0 से हार ही गए थे, बाद के भले ही दोनों मैच जीत जाते। कल का मैच एक ट्रेडिशनल मैच की तरह हुआ कि जैसा नॉर्मली होना चाहिए कि अगर विकेट में कोई बहुत ज्यादा ऊटपटांग हरकत नहीं हो रही है, कि या तो बहुत ज्यादा स्विंग नहीं है या बहुत ज्यादा स्पिन नहीं है या गड्ढे वाली विकेट नहीं है, तो फिर नॉर्मली ऐसा होता है कि जो चेस करने वाली टीम होती है वो अपनी चेस को प्लान कर लेती है और इसी तरह से मैच जीता जाना चाहिए जिस तरह से इंडिया ने कल ये मैच जीता। और खासतौर पे ऑन पेपर जो इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से तो इंडिया को ये मैच जीतना ही चाहिए था, बल्कि यही क्या पहले दोनों मैचेस भी जीतने चाहिए थे। लेकिन अब जो हो गया सो वो हम सभी लोगों ने देखा है। और कल के मैच में वेस्ट इंडीज के कप्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग ली और बैटिंग करके स्कोर उसने उतना ही लगाया जितना कि पहले दो मैचेस में लगाया था, बल्कि उससे थोड़ा सा 2-4-5 रन ज्यादा। तो उस हिसाब से तो जैसी इंडिया की बैटिंग पहले दो मैचेस में हुई थी और जिस तरह की प्लानिंग इन लोगों ने की थी, मुझे तो लगा कि शायद ये भी आज ये 3-0 हो ही जाएगा। लेकिन वो हमारी किस्मत से ऐसा नहीं हुआ। पहले हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज की बैटिंग की। तो उसमें दो चीजें बात करने के लिए हैं। एक तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी और उसके बॉलिंग चेंजेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले दो वनडे जो टी20 मैचेस हुए थे जिसमें हार्दिक पांड्या की इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, तो उसको मेरे ख्याल से उसने सुन लिया होगा कहीं से, और इसकी वजह से शायद जो जो आरोप उसके ऊपर लगे थे उसने कल वो सारे बॉक्सेस टिक किए। देखिए, अक्षर पटेल से भी पूरे ओवर फेंकवाए, यजुवेंद्र चहल से भी फेंकवाए और कुलदीप यादव को भी उसने यूज किया अच्छी तरह से। तो अब देखिए, अक्षर पटेल से शुरू में ओवर करवाना पावर प्ले में, ये मैं कहूंगा कि एक थोड़ा सा डेयरिंग स्टेप था, लेकिन फिर भी वो अक्षर पटेल के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा रहा क्योंकि उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की और वो अच्छा बॉलर है। लेकिन कप्तान को उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि क्रिकेट में कोई प्लेयर कितना भी बड़ा हो, लेकिन कप्तान का रोल बहुत ज्यादा बड़ा होता है उस प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवाने में। अगर वो बॉलर है तो वो बॉलर कहां, किस पोजीशन में, किस सिचुएशन में बॉल करने के लिए कॉन्फिडेंट है, ये बॉलर से पूछा जाना चाहिए। और सिमिलरली बैटिंग में भी जब बैट्समैन जिस तरह की सिचुएशन में कॉन्फिडेंट हो उसको वहां पे बैटिंग करने भेजना चाहिए। एक बात तो ये अलग होती है बिल्कुल कि कभी कोई बैट्समैन बहुत ही ज्यादा पर्पल पैच में होता है, जैसे आज से करीब 6 महीने पहले स्काई था, कि उसको आप किसी भी सिचुएशन में टी20 में भेज दो तो वो तो उसको वैसे ही खेलना है। लेकिन पिछले कुछ मैचेस से वो चल नहीं पा रहा था, पहले दो टी20 में भी नहीं चला। वेस्ट इंडीज ने जिस तरह से बैटिंग की, वो उनको शुरू में तो थोड़ी, वो जो उनका एक ब्रेंडन किंग था उसने रन जरूर बनाए, लेकिन कोई मतलब 100 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। कायल मेयर्स ने 20 बॉलों में 25 रन बनाए, वो कभी कभी विस्फोटक हो सकता है और मुझे ये डर था कि अक्षर पटेल को वो अपने लपेटे में ले सकता है, लेकिन वो ले नहीं पाया। अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और पावर प्ले में उसने दिखाया कि उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और मुझे तो हमेशा लगता है कि उसको वो ही इज अ वेरी श्रूड बॉलर। टेस्ट मैच में तो कौन भूल सकता है, इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 टेस्ट मैचेस में 27 विकेट उसने लिए, भले वो विकेट कैसे भी रहे हों, लेकिन बाकी भी बॉलर्स थे। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को समझ में आ गया कि अक्षर पटेल और यजुवेंद्र चहल से बॉलिंग करवाना जरूरी है। ये लोग देखिए कहते जरूर हैं कि आउटसाइड नॉइज जो है वो हम लोगों को मैटर नहीं करती है और हम लोग सुनते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको खबरें सारी मिलती हैं कि जनता क्या बोल रही है। और ये लोग खुद भी क्या ट्विटर और इंस्टाग्राम नहीं देखते हैं क्या? तो जितनी गालियां हार्दिक पांड्या को पड़ी होंगी पहले दो मैचेस में, तो वो डेफिनेटली इन तक पहुंचती हैं और खुद ही ये लोग खुद ही देख लेते होंगे कि कौन क्या कह रहा है। ठीक है, मेरे जैसे छोटे लोग जो हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनकी तो बात सवाल ही नहीं उठता पहुंचने का, लेकिन फिर भी बहुत सारी जनता जो ट्विटर पे इनको गाली दे रही है, सब कर रही है, तो ये सारा तो सब कुछ ये लोग इनको सुनाई देता ही होगा। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, जो काम अच्छा किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए, तो ये काम इसने अच्छा किया। खुद अपने ओवर्स फेंके 3 ओवर, ये भी इसने अच्छा किया क्योंकि ओवर्स तो इसको करना ही है, इसको प्रैक्टिस में आना बहुत जरूरी है। लेकिन इसने मुकेश कुमार को बिल्कुल भी यूज नहीं किया। मुकेश कुमार को फिर इसने पहला ओवर ही 18वें ओवर में दिया। वो बात मुझे थोड़ी गले से नहीं उतरी, क्योंकि मुकेश कुमार देखिए कोई कपिल देव नहीं है
वो ऐसा नहीं है, या वो रविंद्र जडेजा नहीं है जो कि श्योर शॉट है टीम में खेलने के लिए, या वो एक प्रूवन परफॉर्मर है। मुझे लगता है कि उसको थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालना चाहिए। ऐसे नहीं होता आप बचा के किसी बॉलर को, और जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि इसने अक्षर पटेल और यजवेंद्र चहल को शुरू में बॉलिंग क्यों दी, उसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि शायद ये डरता है कि अगर ये निकोलस पूरन के सामने पड़ जाते तो निकोलस पूरन इनको आड़े हाथों ले सकता था। लेकिन देखिए, ये बचने वाली जो मेंटेलिटी है, इससे क्या भला होने वाला है? क्या आप वर्ल्ड कप में आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी रहेगी कि कोई एक बैट्समैन है सामने वाली टीम में जिससे कि आप अपने बॉलर्स को बचा लो? ऐसा नहीं होता है। सामने अच्छी टीमें में जो होती है ना, वहां 3-3 4-4 इस तरह के बैट्समैन होते हैं, तो आप अपने बॉलर्स को किस तरह से बचाओगे और कब तक बचाते रहोगे? और बचने से कुछ होता नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, अगर आप ये हमेशा बड़ी बड़ी बातें आप जब करते हो कि बिगर पिक्चर, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आई बिलीव इन द प्रोसेस एंड कीपिंग द बिगर पिक्चर इन माइंड एंड ऑल दैट, तो बिगर पिक्चर तो फिर वही है ना कि आप अपने बॉलर्स को डिफिकल्ट कंडीशंस में डालें और फिर उनको बोले कि नहीं, तुम्हें ही निकोलस पूरन को आउट करना है, तुम्हें ही निकोलस पूरन को बॉलिंग करनी है। निकोलस पूरन से बचने से कुछ नहीं होगा। कल का मैच आप जीत गए तो इसमें ठीक है, स्काई ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर दी। अगर मान लीजिए वो नहीं करता, तो अगर स्काई भी आते साथ ही आउट हो गया होता पहले 2 T20 की तरह, तो क्या होता? मुझे लगता है कि कल 3-0 100% हो गया होता। खैर, मतलब ये तो हमेशा डिबेट करने वाली बात है। अगर आप ये कहते हैं, अच्छा, एनालिस्ट अभी मैं सुन रहा था तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि अब जिस तरह के फॉर्म में स्काई आ गए हैं तो अब तो इंडिया यहां से 3-2 से भी सीरीज जीत सकता है, और इस तरह का फॉर्म रहेगा तो इंडिया को कोई नहीं रोक सकता है। मुझे एक बात बताइए कि क्या किस्मत की देवी सिर्फ स्काई के ऊपर मेहरबान हुई है? अगर वहां से निकोलस पूरन भी अगर वहां उसके ऊपर भी मेहरबान हो गई तो क्या होगा? आप चलने दीजिए स्काई को, लेकिन निकोलस पूरन भी अपने दिन पे कोई कम नहीं है स्काई से। अभी हमने देख लिया है पिछले 2 मैचेस में, और पूरे आईपीएल में हमने देखा है उसकी परफॉर्मेंस स्काई से बेटर ही रही है स्ट्राइक रेट के मामले में। तो आप ये कहते हैं कि स्काई, मैंने मान लिया कि स्काई ने 100 रन बना दिए 50 बॉलों में अगले दोनों मैचेस में, और उधर निकोलस पूरन ने आके अगर 45 बॉल में बना दिए तो क्या होगा? तो बाकी बैट्समैन क्या करेंगे? तो ये एक एक बैट्समैन का खेल नहीं है ना। दूसरी बात, किस्मत ने इनका ये भी साथ दिया। कल देखिए, एक बहुत तिलक वर्मा ने तो खैर बहुत ही अच्छी बैटिंग की, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके पास ही हैज गॉट अ वेरी वेरी बैलेंस्ड हेड ऑन हिज शोल्डर्स, जिस तरह की उसकी बैटिंग की अप्रोच है। लेकिन मुझे डर हमेशा यही लगता है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, कि ये लोग जब नए आते हैं ना, तब ये लोग बहुत सीरियसली खेलते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये एस्टेब्लिश हो जाते हैं टीम में, इसके बाद इनको सब उल्टे सीधे काम इनको याद आने लगते हैं और इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिप होने लगती है। यशस्वी जायसवाल को कल मैं ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उसका गेम वही है, उसने आईपीएल में भी वही किया था। वो पहले ओवर से ही जाके वो करता है। देखिए, एक बॉल थोड़ा सा रुक के ऊपर आया तो इस वजह से उसका मिस टाइम हो गया, बॉल खड़ी हो गई और उसमें कैच हो गया। अगर मान लीजिए वो बॉल टाइम हो जाता तो यू नेवर नो कि आपको सूर्य कुमार यादव की शायद जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस उसने आईपीएल में किया है, वो बैट्समैन तो वो भी बहुत डिस्ट्रक्टिव है और बहुत लंबा स्कोर करता है वो T20 में भी। अभी हाल में आईपीएल में स्कोर की गई सेंचुरीज भी देख सकते हैं आप, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज और है जो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं मेरे ख्याल से, कि सूर्य कुमार यादव ने, तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 80-90 रन की पार्टनरशिप लगा दी, क्रूशल मोमेंट में 2 विकेट गिर गए थे, ये था वो था। लेकिन आपको ये ध्यान है, मैच में ड्रिजलिंग हो गई थी उस टाइम, और ड्रिजलिंग थोड़ी सी इतनी ज्यादा भी हो गई थी कि अंपायर्स एक बार को ये सोच रहे थे कि मैच को रोक दिया जाए, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि अंपायर्स ने रोका नहीं। और जब ड्रिजलिंग हो जाती है मैच के दौरान, तो इसके 2 इफेक्ट होते हैं, आप सभी को पता है। एक तो बॉल अच्छी तरह से बैट पे आता है, दूसरी बात, बॉल में कोई भी किसी भी तरह का मूवमेंट खत्म हो जाता है, और तीसरी बात यह कि स्पिनर्स को बॉल को ग्रिप करने में भी प्रॉब्लम होती है। बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई थी, तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा परेशानी बॉलर्स को हुई, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो होती ही है। और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि बॉल अच्छे से बैट पे आने लगती है। अब देखिए, आपको अगर याद हो पिछले 1-2 मैचेस में जब ये हारे, जो खास तौर पे जब पहले T20 में
ये इन लोगों ने, वेस्ट इंडीज ने बाद में बैटिंग की थी। तो उस टाइम इसने क्या बोला, और बल्कि इवन एक वनडे मैच में भी हार्दिक पांड्या ने क्या बोला जिसमें इंडिया हार गई थी, कि वो बाद में विकेट बड़ा आसान हो गया था बैटिंग करने के लिए। तो ये कल आपने क्यों नहीं कही ये बात? अगर आप ईमानदार हो तो आपको कल भी ये बात कहनी चाहिए थी कि हम लोगों को हेल्प हुई ड्रिजलिंग होने की वजह से। बैट्समैन की तारीफ करिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन कम से कम सच्चाई को भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। दूसरी बात यह है आपकी कि जब आप कप्तान हो, और आप लोगों ने भी ये ध्यान दिया है कि हार्दिक पांड्या किस तरह से बोलता है जब वो मैच प्रेजेंटेशन या मैच में टॉस के दौरान भी, तो मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है बहुत क्रिटिकली कि वो ये बोलता है ये मेरी टीम में ऐसा और मेरी टीम में वैसा, दिस इज माई टीम, इन माई टीम आई बिलीव आई विल डू दिस, इन माई टीम नोबडी विल डू दिस, इन माई टीम आई वांट पीपल टू डू दिस। तो ये इस तरह से बात करता है जैसे कि ये बहुत लंबे टाइम तक के लिए इंडिया का कैप्टन हो गया है, या बहुत सालों से करता चला आ रहा है, या ही वांट्स टू शो दैट ही इज द बॉस, और मतलब ये है कि ही वांट्स टू टेल अदर्स दैट नो दिस इज गोइंग टू बी माय टीम नाउ ऑनवर्ड्स और इन नियर फ्यूचर। तो हार्दिक पांड्या को शायद गलतफहमी बहुत ज्यादा ही हो गई है अपने बारे में। उसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, पहले अपनी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। उसे अपनी परफॉर्मेंस देखनी है एज अ कैप्टन, और उससे भी पहले एज अ बॉलर, एज एन ऑलराउंडर। एज एन ऑलराउंडर उसे अपनी परफॉर्मेंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल के मैच में अगर आप इतने बड़े लेजेंडरी कप्तान हो या इतने बड़े थिंकर हो, तो आप खुद बैटिंग करने क्यों आ गए? सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद आपको कल सैमसंग को भेजना चाहिए था। अगर आप अपनी टीम बिल्ड करना चाहते हो फ्यूचर में, देखिए आप कितने भी बड़े ऑलराउंडर हो, कितने भी बड़े कप्तान हो, आपको प्लेयर्स तो चाहिए ना। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। इतने बड़े खिलाड़ी तो अभी हार्दिक पांड्या नहीं हुए कि वो अकेले ही सारे मैचेस जिता दें। कितने मैचेस हार्दिक पांड्या ने जिता दिए? पिछले मैच में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत ही बढ़िया, मैं तो ये कहूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी आपकी। आपने 27 रन बनाए, 3 विकेट भी लिए। T20 मैच में ये दिस इज अ मैच विनिंग परफॉर्मेंस, लेकिन हुआ क्या, इंडिया हार गई ना। तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, आपको बाकी प्लेयर्स चाहिए, और बाकी प्लेयर्स को आपको बिल्ड करके उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। तो कल के मैच में आपने एक मौका खो दिया जब आपने संजू सैमसन को मौका नहीं दिया बैटिंग करने का। आपको देना चाहिए था, आप पीछे आते, क्योंकि सिचुएशन भले ही ठीक है, मैं मान लिया मैंने कि 50 रन 50 बॉलों में ही बनाने थे, सिचुएशन इजी थी, लेकिन फिर भी इतनी इजी नहीं थी। अगर वहां पे 2 विकेट गिर जाते तो, मैं हमेशा ये कहता हूं, देखिए आपका जो भी स्कोर है, आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो, कितनी भी बढ़िया आपकी टीम की परफॉर्मेंस जा रही हो, आप हमेशा अपने स्कोर में जरा 2 विकेट और ऐड करके देखिए, क्योंकि 2 विकेट जाने में सिर्फ 2 बॉलें लगती हैं। 2 बॉलें आपके अगर 2 विकेट ले लें, फिर क्या होगा? इसलिए जो सिंसियर और सीरियस बैट्समैन है, और खासतौर पे जो कप्तान है, उसको हमेशा अपने आप को प्रिजर्व करना चाहिए। आप जब सिचुएशन इजी लग रही है आपको, तो आप संजू सैमसन को भेजते बैटिंग करने के लिए, उसको प्रैक्टिस देते, और इवेंचुअलिटी के लिए आप खुद तैयार रहें कि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, ऐसा 1-2 विकेट जल्दी गिर जाए, तो मैं रहूंगा वहां, मैं मैनेज कर सकता हूं, मैं मैच को चला सकता हूं, मैं गेम को चला सकता हूं। तो इतनी मुझे लगता है कि प्रोएक्टिवनेस शायद हार्दिक पांड्या में है नहीं। रहा सहा उसने कबाड़ा जो किया है एक सबसे बड़ा, वो तिलक वर्मा का उसने 50 नहीं करने दिया। देखिए मैं कभी भी बिलीव नहीं करता हूं इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के लिए, लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव अगर ये कहे कि भाई मेरी सेंचुरी नहीं हुई या नहीं, तो मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा कि उसको अपनी सेंचुरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने ये कहा, उसने मैच के बाद यही कहा कि मेरी सेंचुरी मैटर नहीं करती है, लेकिन यहां क्रिटिसिज्म सूर्य कुमार यादव का यह होना चाहिए कि जब आप बहुत मैच आपकी पकड़ में था, एकदम 50 बॉल में 50 रन बनाने थे, उस टाइम आपको आउट नहीं होना चाहिए था। उस टाइम आप फिर क्यों चाहते हो कि मैं हर बॉल पे छक्का मारूं और चौका मारूं और उसके चक्कर में आउट हो गए? जब मैच आपकी पकड़ में आ गया है, आपको अपनी सिचुएशन, आपको अपनी अप्रोच चेंज कर देनी चाहिए। उस टाइम कोई जरूरत नहीं है कि आपको 18वें ओवर में मैच खत्म करना है, उससे कुछ नहीं होगा। मैच को आपको खत्म करके आना चाहिए। वही वाली बात है कि आपके आउट होते ही 2 और अगर आउट हो गए तो फिर क्या होगा? आप तो 44 बॉल में 83 रन बना के आउट हो गए। उस टाइम 50 रन बनाने थे, आप अपनी अप्रोच चेंज कर देते, आप धीरे धीरे डाउन द लाइन खेल के और 50 रन बना के आ जाते तिलक वर्मा के साथ।
हार्दिक पांड्या ने क्या बेवकूफी की कि वो एक जो बच्चा अपना केवल थर्ड मैच खेल रहा है, इंटरनेशनल मैच, आपने उसकी 50 नहीं होने दी, जबकि 13 बॉल बाकी थी। आपको छक्का मारने की क्या जरूरत थी? यही फर्क है बड़े लीडर्स में, ग्रेट लीडर्स में और एक एवरेज लीडर में। कहने को तो आप कहते हो कि ये मेरी टीम है और ये मैं ऐसा और मेरे बैट्समैन वैसे और मैं ऐसा करूंगा और मैं चाहता हूं ऐसा हो, लेकिन आपको शो करना पड़ता है। आपको थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। आपका छक्का मारने से क्या फायदा हुआ? आप क्या महेंद्र सिंह धोनी बन गए छक्का मार के मैच जिता के? महेंद्र सिंह धोनी बनने के लिए अभी आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे हार्दिक पांड्या, अभी बहुत टाइम है। और वो मुझे लगता नहीं है कि हार्दिक पांड्या के बस का है। लेकिन तिलक वर्मा की अगर 50 करवा देता तो तिलक वर्मा का दिल कितना बड़ा हो जाता। ये बात ये ग्रेट लीडर्स ही सोच पाते हैं। कितनी बार हमने विराट कोहली को ये करते हुए देखा है और कितनी बार हमने महेंद्र सिंह धोनी को ये करते हुए देखा है। जब ये मैच कंट्रोल में आ गया है तो सामने कोई दूसरा प्लेयर है जो कि किसी माइलस्टोन के नजदीक में है, तो वो उसको मौका देते थे कि चलो तुम अपनी सेंचुरी या हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लो। ये तिलक वर्मा के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन हो सकता था और उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने स्नैच कर लिया। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए और ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। अभी कल के मैच में सिर्फ तिलक वर्मा तो देखिए पहले 2 मैचेस में भी परफॉर्म कर रहा था, उसने कल के मैच में भी परफॉर्म किया। बैटिंग में सिर्फ स्काई ने परफॉर्म किया है इन तीनों मैचेस में, वो भी कल के मैच में। इसके अलावा तिलक वर्मा को तो कांस्टेंट मान लीजिए। तिलक वर्मा के अलावा कल के मैच में सिर्फ सूर्य कुमार यादव, तो टोटल मिला के 4 बैटिंग की परफॉर्मेंसेस आई हैं इन 3 मैचेस में। अब आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव के अगले 2 मैचेस में भी ऐसे रन बना देगा? ये कोई लिखवा के आया है? ये कोई गारंटी है इस बात की? ये क्रिकेट का गेम है, आउट होने के लिए सिर्फ एक बॉल लगती है। कल के मैच में तिलक वर्मा भी आउट हो सकता है, उसमें क्या है? कल से मेरा मतलब है नेक्स्ट मैच में। और दूसरी बात क्या है, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि आप ये सोच रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आ गया है तो वो निकोलस पूरन क्या चूड़ियां पहन के बैठा है? और निकोलस पूरन ही क्यों, अभी तो कायल मेयर्स चला नहीं है। वो कायल मेयर्स एक अलग, वो उसका जिस दिन चल गया बल्ला उस दिन वो अकेले ही हिसाब किताब बराबर कर देगा, निकोलस पूरन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए इस तरह के हिटर्स जो होते हैं ना, वो अपने दिन पे फिर वो सब खत्म ही कर देते हैं। और वेस्ट इंडीज की टीम में ऐसे हिटर्स की कोई कमी नहीं है। और T20 मैच इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है क्योंकि यहां पे आपको रिकवर करने का टाइम नहीं होता है। क्यों कहा जाता है कि T20 मैचेस में कमजोर टीमें भी स्ट्रांग टीम को हरा देती हैं? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 2 मैचेस में कोई वो फ्लूक से जीती है। वहां इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की है। इंडिया को वो दोनों मैचेस भी क्लोज करने चाहिए थे। ये तो खैर अब हार्दिक पांड्या से पूछे कोई, तुम इतनी बड़ी टीम लेके तुम क्या बनाना चाहते हो? देखते हैं अभी ये इसके दिमाग की उपज अगले 2 मैचेस में ये क्या करने वाला है, कैसे टीम बनाने वाला है और क्या होगा। सुना तो है कि फ्लोरिडा में स्कोरिंग बहुत अच्छी होगी, ग्राउंड छोटे होंगे। तो अब जब स्कोरिंग ज्यादा होगी और ग्राउंड छोटे होंगे तो फिर तो वेस्ट इंडीज के पास भी बहुत बड़ा मौका है। और पता नहीं विकेट कैसा होगा, स्पिन होगा या स्विंग होगा या फ्लैट होगा। अगर फ्लैट हुआ तो फिर तो एकदम ही लॉटरी हो जाएगी। फिर तो उस केस में पता चलने वाला है, क्योंकि शुभमन गिल का तो ठिकाना है नहीं। शुभमन गिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यशस्वी जायसवाल हो सकता है कि वहां चल जाए, जो कि मुझे लगता है कि वो चलेगा, लेकिन शुभमन गिल हैज लॉस्ट अ लॉट। वो उसको बहुत सीरियसली कुछ करना जरूरी है, नहीं तो वो इस तरह से बाहर हो जाएगा टीम से कि यहां इंडियन टीम में देखिए बाहर होने में टाइम नहीं लगता है। और फिर खासतौर पे अभी शुभमन गिल ने अपना वैसा मार्क नहीं बनाया है कि वो कोई सुनील गावस्कर नहीं है कि वो उनका टीम में सिलेक्शन सबसे पहले होता था। तो उसके लिए परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो ये शुभमन गिल के लिए तो बहुत क्रूशल मैचेस हैं, क्योंकि देखिए शुभमन गिल को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। जैसे ईशान किशन को ड्रॉप किया गया है, शुभमन को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। तो उसको तो मौका मिलना है और ही हैज टू सीरियसली वर्क ऑन हिज टेक्निक एंड कॉन्फिडेंस। तो जाए बात करे कहीं, उसके पास तो गाइडेंस की कोई कमी है नहीं। आप समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मिलेंगे अगले मैच के बाद और देखेंगे क्या करती है टीम इंडिया।
और क्या वाकई ये फ्लूक वाली जीत थी, या फिर स्काई हमको आगे भी सीरीज जिता सकता है, या निकोलस पूरन कंटिन्यूअसली फेल ही होता रहेगा। मिलेंगे चौथे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।